नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम संविधान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। वैसे तो इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हैं हमने पार्लियामेंट पर। तो आज होगी एक संघ की विधायी शक्तियाँ, है ना, द यूनियन लेजिस्लेचर। और उसमें भी हमारा एक पार्ट होगा संसद, पार्लियामेंट, है ना। यह आएगा आर्टिकल नंबर 79 to 123, अनुच्छेद नंबर 79 से 123 तक। तो इसमें 1 बाय 1 करते हैं आज। यह संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा। आज हम इनको बहुत गहराई से समझते हैं, है ना। आज की वीडियो सिर्फ लोकसभा पर होगी, है ना। जो दूसरी वीडियो बनाएंगे वो राज्यसभा पर होगी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकसभा से क्वेश्चन आते हैं, जैसे या संसद से, पार्लियामेंट से, कि संसद के सदन कितने हैं। 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के घटक कितने होते हैं, कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, वो 3 होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर संसद बनती है। संसद ये समझिए एक संयुक्त शब्द है, एक, है ना। तीनों को मिलाकर संसद बनेगी। और इसके हाउसेज कितने हो जाएंगे, वो 2 होंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में, है ना। तो बोर्ड पर इसको लिखते हैं एक बार। संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ना। ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, है ना। द यूनियन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, है ना। इसमें भी कौन सा आ जाएगा, संसद टॉपिक होगा हमारा, संसद, है ना। संसद को पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर पढ़े जाएंगे 79 to 123, है ना। इसमें भी विधायी शक्ति आती है, केंद्र की विधायी शक्तियाँ, यूनियन की, है ना। ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो संसद के हमारे कितने सदन होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर आ जाएगा 79, है ना। ये हम आर्टिकल किस में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 79 में संसद। संसद के हाउसेज कितने हैं, सदन कितने हैं, 2 सदन। एक हो जाएगा क्या, लोकसभा, लोकसभा, पहले भी वीडियो बनाई है वैसे इस पर। और दूसरे का क्या आ जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा, है ना। लोकसभा को इंग्लिश में लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स, या तो क्या कहेंगे, लोकसभा, शॉर्ट में LS, है ना। और इसी का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, या हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। इसका नाम क्या हो जाएगा, राज्यसभा का, राज्यसभा। दूसरा शॉर्ट में RS लिखेंगे, है ना। ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, ये कहाँ से संविधान से लिए हमने, ब्रिटेन के। जैसे ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है, तो संसदीय व्यवस्था वहाँ से प्रेरित है, हाउस ऑफ पीपल। इसमें संसद के जैसे दोनों सदन हुए, दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहा जाएगा। इसमें बैठने वाले संसद क्या होंगे, सांसद, संसद, जिनको हम MP बोलते हैं। MP की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद, इंग्लिश में पार्लियामेंटेरियन, है ना। और इसमें भी क्या आ जाएगा, सांसद, सांसद, MP, है ना। फुल फॉर्म वही हुई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे इस चीज को। ओके। इसका एक नाम है निम्न सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा का। एक नाम हो जाएगा इसका प्रथम सदन, प्रथम सदन, प्राइमरी हाउस, प्राइमरी हाउस। इसी का नाम है कि युवा सदन, युवा सदन, यूथ हाउस, ना। इसी का नाम आ जाएगा अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, है ना, टेम्परेरी। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, PRORAY, टेम्परेरी हाउस, ठीक है जी। इसमें सदस्यों की संख्या अभी तो मान लीजिए 545, इस पर अलग से चर्चा करेंगे कि सदस्यों की संख्या कितनी है। तो MPs कितने होंगे, 545, जिसमें से 543 इलेक्शन होगा और 2 मनोनीत होंगे। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे ही राज्यसभा को क्या कहा जाएगा, उच्च सदन, उच्च सदन, अपर हाउस, अपर हाउस,
है ना, इसी का नाम है द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस, सेकेंडरी हाउस, है ना। इसी का नाम आ जाएगा वृद्ध सदन, वृद्ध सदन, ऑक्टोजेनेरियन हाउस, ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन हाउस। इसी का एक नाम है स्थायी सदन, स्थायी सदन, है ना, परमानेंट, परमानेंट हाउस, है ना। अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या 245 वर्तमान में, जिसमें से 233 का इलेक्शन होता है और 12 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं, मनोनीत, है ना, नॉमिनेटेड, ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं? 2 मनोनीत होते हैं। ये एंग्लो इंडियन होना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, है ना। तो ये संसद की हमारी एक संरचना हुई है ना। संसद के हाउसेज कितने हैं? 2 हाउसेज। और संसद किसको मिलाकर बनती है? 3 घटक होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों का ही संयुक्त नाम संसद है ना। और ये हाउसेज के बारे में तो आज जो हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में, इस पर एक अलग वीडियो बनेगी, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, है ना। ये आर्टिकल नंबर 81 में आ जाएगा लोकसभा, और अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा। देखना, संसद किस में आएगी? आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा किस में आएगी? आर्टिकल नंबर 80 में। लोकसभा किस में आएगी? आर्टिकल नंबर 81 में। तो पहले हम 81 पढ़ेंगे आर्टिकल, है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। खैर, तो लोकसभा को बहुत ही डीपली पढ़ा जाएगा आज। जो जो क्वेश्चन आते हैं साथ साथ आपको बताते रहेंगे वो। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये सब चीज़ें। ओके, लोकसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके लिए आर्टिकल आ जाएगा 81, है ना। और राज्यसभा के लिए 80, 80 में पढ़ेंगे हम। पहले लोकसभा पढ़ते हैं, बाद में राज्यसभा की वीडियो बनाएंगे। ओके, देखना, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस अधिनियम के तहत हमारी संसद के 2 सदन हैं, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो 1935 का एक अधिनियम था, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था की थी। एक लोकसभा बनाया गया, एक राज्यसभा बनाया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा गया? लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन, लोकसभा क्या कहा गया? लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वोट डालते हैं कि कौन प्रत्याशी उसमें विजेता घोषित होगा। लोकप्रिय सदन, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव के कारण, ठीक है। हम इसकी संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो, कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी, एमपीज की संख्या लोकसभा में कितनी है। देखना, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी, ठीक है ना। उसके बाद में संख्या को बढ़ाकर 525 किया गया, 525। फिर एक 31वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 545 की गई, जिसमें से 530 तो राज्यों से चुने जाएंगे, 20 उसमें केंद्र शासित राज्यों से, है ना। और उसमें 2 सदस्य मनोनीत भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये उसमें दिया गया है कि हो सकता है, इतना जरूरी नहीं कि मनोनीत करें और या ना करें इसको, है ना। ये राष्ट्रपति महोदय पर डिपेंड करता है। लेकिन एक हुआ था 56वां संविधान संशोधन 1987 में, जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखना, गोवा में 2 तो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है वहाँ पर। तो उसमें निर्णित किया गया था कि किसी भी दशा में 552 से ज़्यादा नहीं संख्या हो सकती। मैक्सिमम लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित राज्य, संघ शासित राज्यों से, शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करेंगे, जो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। तो इन पर चर्चा करते हैं पहले। देखिएगा, संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 500 संख्या थी, 500 एमपी बनेंगे लोकसभा के सदस्य। ये मूल संविधान में थी, मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ तो एमपी कितने? 500। उसके बाद में संख्या बढ़ाकर 525 की गई, ये एमपी। फिर संख्या 545, जो वर्तमान स्थिति है। ये कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन, है ना, 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974, 1974 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत वर्तमान में हमारी संख्या कितनी है? 545। ये वर्तमान स्थिति है, वर्तमान, ठीक है ना, जिसमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे, ये तो राज्य से, और 13 सदस्य ये यूटी से, जो केंद्र शासित राज्य होंगे,
और प्लस के जो 2 सदस्य होंगे, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होने चाहिए इसमें, एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय समुदाय के होने चाहिए, है ना। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। टोटल कितने हो जाएंगे? 545। ये 31वां संविधान संशोधन 1974 में ऐसा किया गया था। लेकिन मैक्सिमम जो इनकी अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 में इसके भी 3 पार्ट किए जाएंगे। 530 तो राज्यों से चुने जाएंगे, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित राज्यों से, शेष 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जा सकते हैं, है ना। ये तो क्या, राज्यों से, जो स्वतंत्र राज्य हैं। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। और ये एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए। तो इसमें ये देखते हैं कि अगर सदस्य संख्या से क्वेश्चन आता है कि कौन सी संख्या पूछी गई है। मूल संविधान में कितने थे? 500, तो मूल संविधान में फिर बढ़ाकर किए गए 525 संख्या की गई। दूसरा, तीसरा है वर्तमान स्थिति हमारी क्या है? 545 सदस्य, जिसमें से 530 + 13 और +2 सदस्य 545 हो जाएंगे। वर्तमान में लागू है स्थिति। और ये कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। और अधिकतम संख्या फिर जब 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में हुआ, 56वां संविधान संशोधन 1987, जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा की लोकसभा की सीटें 2 और वहाँ राज्यसभा की 1 सीटें होगी, है ना। जब गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली अलग किए गए थे, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552 मैक्सिमम की गई थी। 530 + 20 + 2 संख्या, ठीक है ना। ये एंग्लो इंडियन होने चाहिए। जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, इनके बारे में भी देखिए आप एक बार। एक अनुच्छेद नंबर 330 पढ़ा जाएगा, अनुच्छेद नंबर 330। इसमें दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 2 सदस्य, ये कौन से होने चाहिए? एंग्लो इंडियन। और कौन करेगा इनको मनोनीत? राष्ट्रपति महोदय ये करेंगे। एंग्लो इंडियन क्या होता है, इनके बारे में जान लीजिए आप पहले। देखना, एंग्लो इंडियन के सदस्य वो होंगे जो पहले नागरिकता उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता, या समझिए जो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जन्मे हों, उसके बाद में वो किसी कारण से भारत में आए हों, या भारत की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली हो। जो भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, है ना। समझ में? एंग्लो इंडियन का मतलब नहीं कि कोई किसी भी देश से आया हो और भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप ग्रहण कर लिया, वो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमेरिका से आया, किसी और देश से आया, भारत की नागरिकता ग्रहण की, वो एंग्लो इंडियन बन जाएगा, ऐसे नहीं। जो केवल ब्रिटेन का मूल निवासी होना चाहिए, उसका जन्म ब्रिटेन में, इंग्लैंड में होना चाहिए, है ना, और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की हो, वह एंग्लो इंडियन हो जाएंगे। ऐसा 330 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकेंगे। जरूरी नहीं कि वो करें ही। एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 331। 331 में क्या है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या में ये आरक्षित कुछ सीटें रखी जा सकती हैं, यानी कि SC या ST कम्युनिटी के लिए, है ना। क्वेश्चन आया हुआ कि भारत में किस राज्य से सबसे अधिक आरक्षित वर्ग के MP चुने जाते हैं? वो मध्य प्रदेश से आते हैं, है ना। तो इसमें SC ST समुदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC या ST, है ना, ये संसद सदस्य हो जाएंगे, संसद सदस्य। ये 331 के तहत आएंगे। तो ये संख्या इस तरीके से है कि कौन सी संख्या पूछी गई है ना। दूसरा ये एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे और यहाँ से SC ST कम्युनिटी के होंगे, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। इसके बारे में देखना, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? यह निर्वाचन आयोग का एक अनुषंगी आयोग होगा, कम्प्लीमेंट्री कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, है ना। इसका कार्य क्या होता है? ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक समीक्षा करता है। 10 वर्ष बाद में एक समीक्षा, है ना। समीक्षा क्या करेगा? देखना, प्रैक्टिकली समझे इस चीज को। ज़्यादातर हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक जिले में एक सीट होगी लोकसभा की, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। जिले से या लोकसभा की सीट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
है ना। अगर हम अपने ज़िले की बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर के कुछ क्षेत्र ये कैराना सीट में आता है लोकसभा के लिए। या फिर जब उत्तराखंड अलग हुआ था सन 2000 में, उत्तराखंड में वहाँ के 13 जिले उसमें चले गए थे, हमारा सहारनपुर अलग जिला। लेकिन जो सहारनपुर के जो MP थे ये हरिद्वार सीट में लगते थे। एक हरपाल सिंह साथी बने थे यहाँ के, तो ये किस में, हरिद्वार सीट में आते थे। उसके बाद में हमारी जो सीट है मुजफ्फरनगर में कर दी गई। अब सहारनपुर का कुछ क्षेत्र है वो कैराना सीट में लगा दिया गया। तो ऐसा कौन करता है, ये परिसीमन आयोग है ना। जैसे ही सिफारिश करेगा तो चुनाव आयोग उसको डिक्लेयर कर देगा। तब ये क्या करता है, परिसीमन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक समीक्षा करता है ना। और यहाँ पर जो जनगणना है, सेंसस, वो भी 10 वर्ष बाद ही होती है ना। हर जनगणना के बाद में एक समीक्षा करेगा परिसीमन आयोग कि कौन सा क्षेत्र किस सीट में लगाना है उसे। लेकिन अभी इसने 2026 तक ये रिकमेंडेशन दी है कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं, कितनी अब 545 में 500 कितनी, 2 इसमें मनोनीत होंगे, 543 और प्लस 2 मनोनीत। इसके भी 2 पार्ट किए, 530 और प्लस 13, है ना। ये तो किन से, राज्यों से होते हैं, राज्यों से निर्वाचन। और ये केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित, और ये एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय इसको मनोनीत करेंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। 2026 तक ये स्थिति यथावत रहेगी, एज इट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, और एक और भी इसमें क्वेश्चन आता है कि जो निर्वाचन है, निर्वाचन किस वर्ष के जनगणना के आधार पर होता है। सन 1971 की जो जनगणना थी, 1971 की जनगणना के आधार पर मतदान होता है भारत में आज भी, है ना। ये जनगणना वर्ष, इसको आधार वर्ष माना गया है। ये क्या है, आधार वर्ष, वोटर्स के लिए आधार वर्ष 1971। इसके बाद में शायद जो बन सकता है ना, अखबारों में कहीं मैंने पढ़ा था 1991 की जनगणना, 1991 को आधार वर्ष बनाया जा सकता है। देखना कन्फर्म नहीं है ना, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ इसमें। लेकिन 2026 तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो परिसीमन आयोग ने अपना एक ये सिफारिश की हुई है, ठीक है ना। आया समझ में सब कुछ। अच्छा, और बताइए सर, वो जो आर्टिकल 330 है और आर्टिकल 331 शायद उल्टा बता दिया। अच्छा, 330 31 क्या बताया उसमें, होता है ना 2 सदस्य मनोनीत। अच्छा, देखना भैया कह रहे हैं कि आर्टिकल एक तो 330 और 331, आर्टिकल 330 और 331। तो 331 में ये तो आपको बताया था कि SC ST के लिए सदस्यों की संख्या, SC और ST के लिए आरक्षण, ये आरक्षित संख्या है, ये बताया था ना आपको, या उल्टा बता दिया था। अच्छा, ये उल्टा बता दिया आपको। और इसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन बताए थे, एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे राष्ट्रपति महोदय। अच्छा, ये आपको उल्टा बता दिया, चलो सॉरी, उसको ठीक कर लेना आप। ये देखना अनुच्छेद नंबर 330 में क्या आएगा, SC ST के सदस्यों के लिए लोकसभा में सदस्यों के रूप में आरक्षण की व्यवस्था है। और अनुच्छेद नंबर 331 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। अब ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, ओके। और बताइए कुछ और, ओके। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं कि जो संसद सदस्य हैं MP, लोकसभा के MP के लिए योग्यताएं क्या होती हैं और उसका चुनाव कैसे होता है, वोट कौन डालता है, वोटर्स की योग्यताएं क्या होती हैं, है ना। लोकसभा सदस्य MP, इसके हम लिखेंगे योग्यताएं, है ना। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में। अयोग्यताएं क्या होती हैं, है ना। योग्यता या अर्हता, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखना योग्यता में क्या आ जाएगा, नंबर 1 वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। और तीसरा, संसद योग्यता से संबंधित अन्य कानून बना सकती है, ठीक है ना। ये तो क्या है, योग्यता है। और अयोग्यताएं क्या होती हैं, संसद सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस अंडर आर्टिकल 101 एंड 102, 101 में और 102 में भी पढ़ी जाएगी। संसद सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होती हैं, क्या वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अटेंड ना होना चाहिए उसके पास, है ना। लाभ का पद कौन निर्धारित करेगा, संसद करेगी। लेकिन उसमें जो मंत्री लोग आते हैं या विधायी शक्ति आती हैं, मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने गए हैं,
है ना। तो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, एक तो लाभ के पद पर ना होना चाहिए, मानसिक रूप से दिवालिया ना होना चाहिए, किसी आपराधिक घटना में आपराधिक केस में लिप्त ना होना चाहिए, या फिर उस पर कोई ऐसा मुकदमा ना चलना चाहिए, है ना, उसने विदेश की कहीं नागरिकता ना ली हो, या अपने देश की नागरिकता उसने रद्द ना करवाई हो। ये क्या होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लिखते हैं योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या होती है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर, उसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, संसद अन्य कानून बना सकती है, संसद अन्य कानून या विधि बना सकती है, योग्यता से संबंधित अन्य कानून बना सकती है, ठीक है ना। 3 तो क्या हुई है, योग्यता है। अब पढ़ते हैं अयोग्यताएं। अयोग्यताएं ये क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशंस। सर ये आयु न्यूनतम है जी, अधिकतम भी हो सकती है। अधिकतम नहीं होगी, न्यूनतम, है ना। संविधान में जिसकी न्यूनतम आयु बताई गई है उनकी अधिकतम आयु नहीं बताई गई, और जिसकी अधिकतम आयु बताई गई है वो न्यूनतम नहीं बताई गई, है ना। याद रहेगा, ऐसे लॉजिकली रख लो। अयोग्यताएं क्या होता है, एक तो वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस में पढ़ेंगे, वैसे अनुच्छेद नंबर 102 में पढ़ेंगे, 101 और 102 में डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आएंगे। अच्छा जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें जो विधायी के मंत्री जो होंगे, है ना, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया, है ना, वो छोड़ दिए गए। दूसरा, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। एक, विदेशी नागरिकता ना होनी चाहिए उसके पास, विदेशी नागरिकता एक होना चाहिए। मानसिक मानसिक रूप से विकृत का मतलब, है ना, मेंटली डिसेबल ना होना चाहिए ये, ठीक है ना, सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल। अच्छा, एक होना चाहिए वो बैंक का दिवालिया घोषित ना होना चाहिए, दिवालिया नहीं, वो नहीं कि बैंक से लोन लिया वो दिया नहीं हमने, बैंकरप्ट हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाएंगे, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन। इसके अलावा संसद और भी कानून बना सकती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दल बदल कानून। देखना, एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, शेड्यूल अनुसूची, इसको कहा जाएगा इंग्लिश में फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट, है ना, या एंटी डिफेक्शन लॉ। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित है। ये क्या होता है, इसमें कुछ ये परसेंट होता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में जाता है, इसको क्या दल बदल बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, है ना। तो आप ये देखिए, ये किस में आएगा, अनुच्छेद नंबर 102 में, 101 में और 102 में, है ना। और 103 में एक चीज़ और है कि ये राष्ट्रपति को ये अधिकार होंगे कि ये निश्चित करे कि ये व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है ना, क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई है। खैर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विदेशी नागरिकता, ये तो सब क्या है, अयोग्यताओं से संबंधित कानून है। और ये दल बदल का अलग है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल, है ना, अनुसूची का अलग से चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई संसद सदस्य, उस पर यह आरोप कोई लग गया, मान लो उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, वो लाभ के पद पर हो गया, तो राष्ट्रपति महोदय यह निश्चित करेंगे कि यह व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। लेकिन अंतिम रूप से उसकी सदस्यता नष्ट करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है ना। देखो, चुनाव आयोग और एक होंगे राष्ट्रपति और एक स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, इसमें आप वो समझो रिलेशन, 3 चीजें हैं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा अध्यक्ष। तो इनके अयोग्य कैसे घोषित किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति महोदय ये निश्चित करेंगे कि ये एमपी अयोग्य है या नहीं, इसको बाहर निकाला जाए या नहीं, है ना। कोई एमपी है
तो राष्ट्रपति महोदय ने देखा कि ये तो अयोग्य घोषित हो गया, मान लो इस एमपी ने विदेशी नागरिकता ले ली या फिर ये लाभ के पद पर है, राष्ट्रपति महोदय इस बात की जो सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, वो चुनाव आयोग से लेंगे। राष्ट्रपति महोदय एमपी की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए परामर्श, सलाह, एडवाइस किससे लेंगे? चुनाव आयोग से, है ना। और जब चुनाव आयोग अपनी सलाह देगा और राष्ट्रपति उससे एग्री हो जाएंगे, अब राष्ट्रपति महोदय ये कहेंगे ये व्यक्ति अयोग्य घोषित हो गया है, ठीक है ना। अब इसको जो पद से हटाएंगे वो लोकसभा अध्यक्ष हटाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष इस एमपी की सदस्यता नष्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे। आए ना समझ में? यानी कि इसमें तीन चीजें, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम रूप से मोहर कौन लगाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा से निकालेंगे उसको, है ना, कैंसिलेशन कर दिया। और ये कौन बताएगा ये व्यक्ति अयोग्य है या नहीं? राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह पर बताएंगे? चुनाव आयोग की। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए, जब मामला आता है दल बदल का, ध्यान से समझना है, दल बदल का जब मामला है, अगर किसी एमपी पर दल बदल का कानून लगाए, दल बदल का एक्ट लगाया किया, यानी कि उसने 10वीं अनुसूची को ब्रेक किया है, दोनों डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम रूप से निर्णय करेगा कि ये व्यक्ति ये अयोग्य है या नहीं। अयोग्य घोषित कर दिया, उसे वो खुद ही वहां से कैंसिल करेंगे। फिर दोनों शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के पास आ जाएंगी। यानी कि दो प्रकार के एमपी की अयोग्यता हुई। एक तो सिंपल है, मान लो कोई एमपी है, वो लाभ के पद पर है या विदेशी नागरिकता ग्रहण ले ली, इसकी कौन करेगा? अंतिम रूप से निर्णय कौन करेगा? यह सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन अगर दल बदल का मामला है, लोकसभा अध्यक्ष ये डिक्लेयर करेंगे कि इसको ये कैंसिल करना है या नहीं करना, और करेंगे भी वही, है ना। याद रहेगा कुछ और इसमें? दल बदल ये है कि अगर एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और वो चुनाव लड़कर दूसरी पार्टी में चला गया है, तो दूसरी पार्टी में जब जाएगा उस पर एक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा संख्या में 15% शायद है, अगर वो उससे ज़्यादा गए हैं, इसका मतलब अब पार्टी में प्रॉब्लम है। जब हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्यों के राजनीतिक दल, तब डिटेल में बताएंगे। अभी तो सिर्फ ये वर्ड याद रखिए, 10वीं अनुसूची। इसका ये बहुत पूछते हैं कि 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ आया होगा आपके। कुछ और क्वेश्चन इससे हो जाएंगे सब? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि जो ये एमपी का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है और कौन वोट डालता है, और वोटर्स की योग्यताएं क्या होती हैं। अब वोटर्स की योग्यताएं देखिए आप। एक तो लोकसभा के एमपी का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष का मतलब हम डायरेक्ट ही वोट डालेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन, है ना। सेकंड, एक इसमें गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान, गुप्त मतदान का मतलब किसी को बताया नहीं जाएगा हमने वोट किसको डाली है ना। गुप्त मतदान के द्वारा होता है। नंबर 3, वयस्क मतदान पद्धति के आधार पर, वयस्क मतदाता प्रणाली। वयस्क मतदाता प्रणाली क्या होती है देखना, इसके बारे में देखो आप। ये तो ये 3 कंडीशन है। वयस्क मतदाता प्रणाली, एक 61वां संविधान संशोधन होता है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन ये होता है 1989 में। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 18 वर्ष, है ना। कोई भी भारत का नागरिक 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर्स का, 18+ होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, है ना। वो वोटिंग कर सकता है ना। अब इसके लिए योग्यता क्या होती है? जो वोट डालते हैं, जैसे हम एमपी की वोट डालते हैं, है ना, तो कंडीशन हमारी क्या है? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मतदाता के लिए है, मतदाता के लिए, मतदाता की योग्यता, योग्यता यानी कि वोटर्स की, वोटर्स की योग्यता। हम वोट डालने जाएंगे तो हमारी योग्यता, भारत का नागरिक, एज 18+ होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक, है ना। और योग्यता से संबंधित संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, और भी, है ना। अयोग्य कब होंगे? वो मानसिक रूप से विकृत ना होना चाहिए। जैसे एमपी की हमने लिखी डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसी लगभग मतदाता की भी होती है। दिवालिया ना होना चाहिए किसी बैंक का, है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, या फिर मानसिक विकृत ना होना चाहिए। मानसिक विकृत, ये क्या है? ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से वोटर्स की। तो एमपी का इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर और वयस्क मतदाता प्रणाली। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, है ना। तो ये इसकी योग्यता होती है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होगा?
है ना, आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ना। तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। देखना, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय इसको भंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और कार्यकाल एक टाइम ऐसा था, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष भी घोषित किया गया है। वर्तमान में तो 5 वर्ष है ना। कुछ संविधान संशोधन हुआ था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। साउंड बहुत आ रही है बाहर से, है ना? लेकिन साउंड की तरफ नहीं ध्यान देना, कंटेंट पर देना है। सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है ना। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री पीएम की अनुशंसा का मतलब रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं। समय से पूर्व भी राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्यकाल 5 वर्ष से ना होकर उससे पहले भी है। और ये कार्यकाल कब से गिना जाएगा? ये 5 वर्ष कब से गिने जाएंगे कि लोकसभा की प्रथम बैठक से, लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन से काउंट होगा। उस डेट से 5 वर्ष तक। मान लीजिए आज लोकसभा में शपथ दिलाई गई एमपीज को, मंत्रियों को, है ना। लेकिन जो इसकी बैठक हुई है 10 दिन बाद, तो इसकी डेट 10 दिन बाद से लगेगी। वो 10 दिन बाद से आगामी 5 वर्षों तक, ठीक है ना, वो 5 वर्ष गिने जाएंगे। और समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, डिजोल्व कर सकते हैं, पीएम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ऐसा एक ना सत्र होते हैं, सेशन, इसको भी आप समझिए, सत्र, या इसको हम कहेंगे अधिवेशन, इंग्लिश में सेशन। एक सत्र होते हैं और एक होती हैं बैठकें। सत्र और बैठक में क्या अंतर होता है? सत्र अपने निश्चित समय पर होते हैं, जो भी डेट डिक्लेयर कर दी पहले, है ना, ये तो परमानेंट है। लेकिन जो बैठकें बुलाई जा सकती हैं। संसद में आमतौर पर एक सप्ताह में मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई जाती है। लेकिन जो सत्र होते हैं वर्तमान में तो 3 होते हैं, लेकिन एक वर्ष में 2 होने अनिवार्य है ना। देखना, पहला सत्र, दूसरा सत्र और तीसरा। जो पहला होता है शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर एक मानसून सत्र होता है ना। ये कितने दिनों तक चलेगा? मान लीजिए चला है 1 महीना तक। और फिर जो आगामी है दूसरा, ये भी चला है 25 या 28 दिनों तक। फिर तीसरा सत्र चलेगा। एक तो याद रखना कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र राष्ट्रपति महोदय आहूत करेंगे। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। और प्रथम सत्र की अंतिम दिन से आगामी सत्र के प्रथम दिन तक का जो समय है, ये 6 महीने से अधिक ना हो जाए। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो इमरजेंसी लग सकती है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना होना चाहिए। 6 महीने कौन से गिने गए हैं? प्रथम सत्र का अंतिम दिन, अंतिम तारीख, और आगामी सत्र का प्रथम दिन, प्रथम जो भी तारीख उसमें तय की गई है, इनके बीच में समय 6 महीने से अधिक ना होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए दूसरा सत्र चल रहा है, दूसरा सत्र है, इसके अंतिम तारीख से आगामी सत्र की प्रथम तारीख के बीच में ये 6 माह से ज़्यादा ना होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 3 सत्र होते हैं। 12 महीने में 3 सत्र होने तो 6 महीने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। और अगर दो सत्र तो होने ही होने, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं। कौन बुलाएगा इनको? राष्ट्रपति महोदय आहूत करेंगे, है ना, कॉल करेंगे। और लोकसभा में अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे वो तो इसकी तो अंतिम तारीख और आगामी की प्रथम, इनमें 6 महीने से अधिक ना समय होना चाहिए सत्र। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। कब से गिनी जाएगी? प्रथम बैठक की प्रथम डेट से, है ना। और सत्र कितने होते हैं? वर्तमान में तो 3 होते हैं, लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 होने। तो ये इसका ये था कार्यकाल, है ना। तो इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। समझ क्लियर? बिल्कुल ओके, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।